बुलेटिन का आगाज इस अहम खबर के साथ। कोरोना की दूसरी लहर का खदशा, एनसीओसी की बड़े अवामी इज्तिमात पर पाबंदी की तजवीज दे दी गई है। इसी पर बात करेंगे, जहांगीर खान हमारे साथ हैं। जहांगीर, अभी तजवीज दी गई है यानी फैसला नहीं हुआ है? उमर की ज़ेर सदारत एनसीओसी का इजलास हुआ, जिसमें सूबाई और वफाकी मुतल्लिका सेहत हुक्काम शरीक हुए। मोमिन खुसूसी डॉक्टर फैसल सुल्तान, वज़ीर तालीम शफकत महमूद भी शरीक हुए। सूबों की जानिब से मुल्क में जो कोरोना केसेज हैं, खुसूसन SOPs और फिर तालीमी इदारों में SOPs और गाइडलाइन पर अमल की जो रिपोर्ट है वो एनसीओसी को पेश की गई। एनसीओसी की जानिब से मुल्क में कोरोना के फैलाव में इजाफे पर शदीद तशवीश का इजहार करते हुए बड़े फैसलों की सिफारिश की गई है। एनसीओसी की जानिब से बड़े अवामी तकरीबात पर पाबंदी की सिफारिश की गई है और कोरोना के जो हाई रिस्क एरियाज हैं वहां पर पाबंदियां सख्त करने की सिफारिश की गई है। एनसीओसी को ब्रीफिंग में बताया गया है कि कोरोना के फैलाव की शरह में 3 गुना इजाफा हो चुका है। तालीमी इदारों में भी मस्बत कोरोना केसेस की शरह में इजाफा हो रहा है। इस हवाले से एनसीओसी की जानिब से सिफारिश की गई है कि वज़ीर तालीम की ज़ेर सदारत 16 नवंबर को एक आला सतही इजलास होगा, जिसमें मुल्क में कोरोना के जो केसेस हैं खुसूसन तालीमी इदारों में सामने आ रहे हैं उन पर गौर होगा और आइंदा की हिकमत अमली मुरतब की जाएगी। इस हवाले से ये भी कहा गया है कि तमाम फैसले स्टेक होल्डर्स की मुशावरत से होंगे और स्टेक होल्डर्स को एतमाद में लेकर ही तमाम फैसले किए जाएंगे कि कौन कौन सा काम कब और कैसे करना है। इस हवाले से मजीद जो मैय्यज जिनकी सिफारिश की गई है वो 500 अफराद से जायद का जो भी आउटडोर इवेंट होगा, चाहे वो पॉलिटिकल हो, कल्चरल हो, मजहबी त्यौहार हो, एंटरटेनमेंट या सिविल सोसाइटी का हो, उस पर भी पाबंदी की सिफारिश की गई है कि 500 से जायद अफराद एक जगह इकट्ठे नहीं हो सकेंगे। उसके साथ साथ अर्ली एंड एक्सटेंड विंटर वेकेशन ये भी सिफारिश की गई है कि जो रेस्टोरेंट्स हैं वहां पर आउटडोर डाइनिंग होगी रात 10 बजे तक और टेक अवे की सहूलत दस्तयाब होगी। सिनेमा और थिएटर्स जो है वो भी विल बी क्लोज विद इमीडिएट इफेक्ट, यानी सिनेमा और थिएटर जो है उनको भी फौरी तौर पर बंद करने की सिफारिश सामने आई है। एनसीओसी की जानिब से ये वादे किया गया है कि तमाम फैसले स्टेक होल्डर्स की मुशावरत से होंगे। जो भी तजावीज़ और सिफारिशात होंगी वो सूबों के साथ शेयर की जाएंगी, जिसके बाद उनका आउटपुट आएगा, जिसके बाद फिर तमाम फैसलों पर अमल दरामद का आगाज होगा। जी यानी जहांगीर, ये मीटिंग कब होगी ये भी बताइएगा? जी, एनसीओसी की जानिब से जो सिफारिशात है ये मुरतब करके आज तमाम स्टेक होल्डर्स को भिजवा दी जाएंगी, जिस पर उनसे राय तलब की जाएगी कि एनसीओसी ने ये फैसले किए हैं, अपनी तरफ से हमारी ये सिफारिशात है। इस पर अब मुतल्लिका जो सूबाई और वफाकी हेल्थ अथॉरिटीज हैं या शोबे तालीम से वाबस्ता अफराद हैं या दाखिला उमूर से वाबस्ता अफराद हैं, उनसे ये सिफारिशात तलब की जाएंगी कि एनसीओसी की सिफारिश पर आपका क्या मशवरा है, जिसके बाद तमाम स्टेक होल्डर्स की जानिब से जो एक मुश्तरका मौक़िफ़ सामने आएगा उसके तहत ही फिर अमल दरामद का आगाज किया जाएगा। जी ठीक है जहांगीर, यानी कि मुसलसल जो लोगों को कहा जा रहा था कि SOPs को फॉलो किया जाए वरना सख्त फैसले करने पड़ेंगे, और अब जो सूरत हाल है उस जानिब ही बढ़ती हुई नजर आ रही है। कोरोना की दूसरी लहर का खतरा, एनसीओसी की बड़े अवामी इज्तिमात पर पाबंदी की तजवीज़। इसी हवाले से असद उमर ने ट्वीट किया। उन्होंने कहा कि एनसीओसी ने फिर तमाम अवामी इज्तिमात पर पाबंदी की तजवीज़ दी है। फैलते वायरस के बाइस जिंदगी रोजगार बचाने के फौरी इकदाम करने होंगे। एनसीओसी में फैसले पर अमल इत्तेफाक राय न होने के बाइस ताखीर का शिकार है। उन्होंने कहा कि फैसले पर अमल के लिए एनसीओसी में इत्तेफाक राय की जरूरत है। बराह रास्त ये चले आपको नगर खास, जहाँ पर मरियम नवाज इंतखाबी जलसे से खिताब कर रही हैं। इन्होंने कहा कि हुसैन और हसन मेरे भाइयों का नाम है। मेरे 2 भाई हैं, हुसैन और हसन, लेकिन आप ये नहीं जानते कि हम भी अहले बैत से बहुत मोहब्बत और अकीदत रखने वाले लोग हैं। मेरे भाइयों की बेटियों का नाम है खदीजा, फातिमा, ज़ैनब, उम्मे कुलसूम और रुकैया। मेरे भाइयों की बेटियों का नाम है माशाअल्लाह। और नगर खास के बहादुर अवाम क्योंकि हैदर को मानने वाले हैं, हसन और हुसैन अलैहिस्सलाम को मानने वाले हैं, वो ये जानते हैं कि हुसैन अलैहिस्सलाम ने जुल्म के आगे सर नहीं झुकाया, यजीद के आगे सर नहीं झुकाया, सर कटवा दिया मगर सर नहीं झुकाया। नवाज शरीफ और आपकी बेटी और आपकी बहन मरियम नवाज और मुस्लिम लीग नून आज उसी तरह उन्हीं तालीमात के ऊपर
انہی تعلیمات کے اوپر, انہی مثالوں کے اوپر چلتے ہوئے ہم بہت عاجز لوگ ہیں, ان کے پاؤں کی خاک کے برابر بھی نہیں ہیں, لیکن وہ ایک مثال ہے ہمارے سامنے کہ ظالم کے آگے سر نہیں جھکانا. آپ لوگ سب جانتے ہو, ٹی وی دیکھتے ہو, سب سنتے ہو کہ نواز شریف پہ شاید ہی کوئی ظلم ہو جو انہوں نے نواز شریف کے اوپر نہ کیا ہو. عمران خان جیسا چھوٹا اور ظالم شخص جس کے دماغ میں صرف اور صرف حسد اور انتقام کا بھوت سوار ہے, اس نے جس طرح نواز شریف اور مسلم لیگ نون اور آپ کی جماعت کو انتقام کا نشانہ بنایا, تو ہونا تو یہ چاہیے تھا نا کہ کوئی ڈرپوک ہوتا, وہ چپ کر کے سائڈ پہ ہٹ جاتا, وہ کہتا کہ نہ یہ ظلم میں برداشت نہیں کر سکتا, تو یزید کی طرح اس کے آگے جھکنے والوں کی طرح کہہ دیتا کہ میں جھک جاؤں گا. لیکن نواز شریف نے ہر ظلم بہادروں کی طرح اپنے سینے پہ سہا. اس نے اپنی بیٹی کو جیل جاتا ہوا بھی دیکھا. میرے والد کے سامنے میں ان کو جیل میں ان سے ملاقات کے لیے گئی, کیونکہ آپ بہادر لوگ ہو, ماؤں بہنوں بیٹیوں کی عزت کرنے والے لوگ ہو. میں یہ جانتی ہوں کہ آپ لوگ میری اس بات کو سمجھو کہ جو شخص بہنوں بیٹیوں کی عزت نہ کرنا جانتا ہو وہ آپ کے ووٹ کا حقدار نہیں ہے. جو اپنی بہنوں اور بیٹیوں کی عزت نہ کروا سکتا وہ اپنے عوام کی عزت بھی نہیں کروا سکتا. جو شخص اپنی عزت کے لیے کھڑا نہیں ہو سکتا, آج آپ دیکھیں ملک میں کیا ہو رہا ہے, اس کو کچھ پتا نہیں ہے کہ کیا ہو رہا ہے. حکومت کوئی اور چلا رہا ہے, کرسی پہ صرف یہ بیٹھا ہے, اور جو کرسی پر بیٹھنے کی خاطر کرسی پر بیٹھا ہو, کیا وہ حیدر کے ماننے والوں کے ووٹ کا حقدار ہے؟ اور پھر مثالیں دیتا ہے حضرت عمر علیہ السلام کے وقت کی, تو اس کو یہ کمال ڈٹائی سے کہتا ہے کہ مہنگائی جو ہے وہ مسلم لیگ نون اور اپوزیشن کا پروپیگنڈا ہے. میں یہ سوچتی ہوں کہ اس انسان کو چلو جعلی صحیح, زبردستی لا کے ہمارے سروں پر مسلط کیا ہوا انسان ہی صحیح, لیکن وزیر اعظم کی کرسی پر تو بیٹھا ہے نا. تو کتنی ڈھٹائی سے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ مہنگائی تو نہیں ہے, مہنگائی تو صرف پروپیگنڈا ہے. تو آؤ ذرا نگر خاص کے بجاؤ عوام سے آٹا چینی اور کا ریٹ پوچھو, نگر کے گھروں میں جاؤ اور خواتین سے پوچھو کہ وہ اپنے چولہے اور اپنے گھر کس طرح چلا رہی ہیں. نگر کے عوام, ہنزا کے عوام محنت کر کے کمانے والے لوگ ہیں, سر اٹھا کے جینے والے لوگ ہیں. وہ عمران خان کی طرح ان کے ہاتھ امیر لوگوں کی جیبوں میں نہیں ہوتے, ان کا کچن کوئی امیر آدمی نہیں چلاتا, ان کے خرچے کوئی امیر آدمی نہیں چلاتا. جس انسان کو یہ پتا نہ ہو کہ اس کا کچن کون چلا رہا ہے, اس کا گھر کون چلا رہا ہے, اس کا خرچہ کون چلا رہا ہے, اسے آپ میرے نگر کے بھائیوں آپ کی تکلیف کا کیا احساس ہوگا؟ تو کیا ایسا پتھر دل رکھنے والا انسان کہ دنیا بھوک سے بلک رہی ہے, پاکستان کے کونے کونے سے غریب عوام جھولیاں اٹھا کر عمران خان اور اس کی جعلی حکومت کو بد دعائیں دے رہے ہیں. لوگوں کو سمجھ نہیں آ رہی کہ بجلی کے بل دیں, گیس کے بل دیں, اپنے بچوں کی فیسیں دیں, ان کی کتابوں اور کپڑوں کا یونیفارمز کا خرچہ اٹھائیں, گھر کا چولہا جلائیں, یا پھر اپنے گھر میں بیمار لوگوں کی دوائیوں کا خرچہ اٹھائیں. تو ایسے شخص کو جس کے خرچے کوئی اور اٹھاتا ہو, اس کو غریب کی تکلیف کا کیا احساس؟ اور جس انسان نے پاکستان کے کسی کونے میں کسی صوبے میں ایک اینٹ نہ لگائی ہو, جس کے آس پاس سارے آٹا چینی چور بیٹھے ہو, عوام کی جیبوں پر ڈاکے ڈالنے والے بیٹھے ہوں, اور جس کی حکومت اب جانے والی ہو, تو گلگت بلتستان اور ہنزا کے عوام کیا اس کو ووٹ دے کے اپنا ووٹ ضائع کریں گے؟ سنا تھا کہ گلگت بلتستان کے عوام جو حکومت وقت ہوتی ہے اس کو ووٹ دیا کرتے ہیں, لیکن جتنا میرا آپ سے بات چیت ہوئی ہے اور جتنا میں آپ کو سمجھی ہوں, آپ لوگ کسی بھی جگہ سے زیادہ
शऊर और अकल रखने वाले लोग हो माशाअल्लाह। मुझे पता है कि आप लोग जब जो शख्स अवाम की तबाही का जिम्मेदार हो, जो शख्स अवाम की नौकरियां छीनने का जिम्मेदार हो, जो शख्स कारोबार तबाह करने का जिम्मेदार हो, जो शख्स पाकिस्तान की मईशत तबाह करने का जिम्मेदार हो, जो शख्स अवाम के घरों में भूख और इफलास लाने का जिम्मेदार हो, जो शख्स आपका रोजगार छीनने का जिम्मेदार हो, जो शख्स जब महंगाई से आपको तकलीफ होती है तो वो आपका मजाक उड़ाने का जिम्मेदार हो, जो शख्स आपके मजबूरियों की तौहीन करे, क्या वो शख्स इमरान खान आपके वोट का जिम्मेदार है? और जो शख्स उसके वज़रा यहां घूमते फिर रहे हैं, अभी कुछ हफ्ते पहले की बात है, कराची में मेरे कमरे का दरवाजा तोड़ के सुबह 6:30 बजे जहां मैं सोई हुई थी, ये मेरे बिस्तर के पास सारे दाखिल हो गए। और आज भी सरे बाजार गिलगित बल्तिस्तान की पाक धरती के ऊपर जो गुफ्तगू हो रही है, जिस तरह से पाकिस्तान की माओं बहनों बेटियों की तज़हीक करने की कोशिश की जा रही है, क्या गिलगित बल्तिस्तान के अवाम ऐसी गंदगी को अपनी सरजमीन पर जगह देंगे? ना गिलगित बल्तिस्तान की धरती पर उनकी जगह है, ना पाकिस्तान की पाक सरजमीन पर उनकी जगह है। और अब ये हुकूमत इंशाअल्लाह ताला आखिरी धक्के के बाद जाने वाली है। ये कौम की मुजरिम है, ये इंशाअल्लाह ताला इस साल के खत्म होने से पहले पहले घर वापस जाने वाली है। अगर एक तरफ आपकी मजबूरियों का मजाक उड़ाने वाला है और एक तरफ आपके जख्मों पर मरहम रखने वाला नवाज शरीफ है, आपके जज्बात का ख्याल करने वाला नवाज शरीफ है, आपके आंसू पोंछने वाला नवाज शरीफ है। मैं जब गिलगित से निकली तो हफीजुर रहमान साहब, जो कि अल्लाह ताला का और मुस्लिम लीग नून और नवाज शरीफ का तोहफा है, गिलगित बल्तिस्तान का बेटा है, मेरा नहीं ख्याल कि गिलगित बल्तिस्तान के जितनी भी हुकूमतें गुजरी हैं और जितनी भी हुकूमतें आएंगी सवाए मुस्लिम लीग नून के, इस तरह का तोहफा गिलगित बल्तिस्तान को मिल सकता है। जिस तरह नवाज शरीफ ने आपसे अपनी मोहब्बत और रिश्ता निभाया है, उसी तरह उनकी जो उनके नक्शे कदम पे चलने वाले हमारे बहुत ही अहल और आपकी खिदमत के जज्बे से सरशार हमारे वजीर आला हाफिज हफीजुर रहमान, पिछले 5 साल उन्होंने जिस तरह से आपकी खिदमत की, जिस दिल से आपकी खिदमत की, चाहे उनको कहीं से वोट मिला या नहीं मिला, जिस तरह से आपका हक उन्होंने आपको दिलवाया, मैं नहीं समझती कि इससे बेहतर इंसान गिलगित बल्तिस्तान की सरजमीन को मिल सकता है। इन्होंने मुझे बताया कि नगर को डिस्ट्रिक्ट, अच्छा आप मैं नहीं बताती, आप बताओ कि नगर को डिस्ट्रिक्ट किसने बनाया? बड़े नगर को सब डिवीजन किसने बनाया? यहाँ पर रेस्क्यू 1122 कौन लेके आया? यहाँ पर आपका कूड़ा उठाने वाली वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी को कौन लेकर आया? यहाँ पर 7.5 अरब का पैकेज किसने दिया? मुझे रास्ते में अभी गाड़ियां नजर आई वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी की, जो आपका कूड़ा करकट उठाकर लेकर जा रही थी। बहुत खुशी हुई मुझे दिल में, और मैंने बड़ा अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया कि मुस्लिम लीग नून न सिर्फ हक की जो बात कहने वाली जमात है, हैदर की मानने वाली है, यजीद के आगे वक्त के यजीदों के आगे सर ना झुकाने वाली है, बल्कि आवाम की दिलो जान से खिदमत करने वाली जमात है। और मुझे पता चला कि 13 पुल यहाँ पर बने हैं, और वो वाले पुल बने जब पुल नहीं हुआ करते थे तो लोगों को आमदोरफ्त में और दिन और बड़े
घंटे लग जाया करते थे, अब सफर आसान हुए हैं। अजान हो रही है। गिलगित बल्तिस्तान में इंतखाबी मुहिम, मरीम नवाज नगर में जलसे से खिताब कर रही हैं। खबर आपको दें कि कौमी खजाने को नुकसान पहुंचाने पर नवाब असलम रईसानी और दीगर के खिलाफ नैब ने रेफरेंस दायर कर दिया है। नैब के मुताबिक रेफरेंस में असलम रईसानी, लश्करी रईसानी समेत 8 मुल्जिमान को नामजद किया गया है। मुल्जिमान पर कौमी खजाने को 1 अरब रुपए नुकसान पहुंचाने का इल्जाम है। मेहरगढ़ की तज़ीन और तरक्की के नाम पर 1 अरब रुपए गबन भी किए गए। यहाँ लेंगे एक ब्रेक, हमारे साथ रहिए।